ठीक है। तो अस्थमा के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, ये एक क्या चीज है, ये एक एलर्जी रिलेटेड इशू होता है जिसकी वजह से होता है। तो एज पर द इसका जो वो है डेफिनेशन है, इट्स क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे विथ फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स ये देखना है। एपिसोडिक है एंड क्रॉनिक है। ठीक है, क्रॉनिक है और एपिसोडिक है। हाइपर सेंसिटिविटी किसका है? ट्रिगरिंग फैक्टर से, जैसे कि डस्ट हो सकता है, और उसके अलावा पॉलेंस हो सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, आप यहां से गए शिमला और आपको सर्दी होने लगी, होती है ना। हम्म तो ये सारी चीजें जो है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को बोलता है। एविडेंस ऑफ एटलीस्ट पार्शियल रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत जल्दी इसकी जो है अगर मेडिसिन दिया जाए तो पार्शियल रिवर्सिबिलिटी भी हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अल्टरनेटिव डायग्नोसिस आर एक्सक्लूडेड। आपको थोड़े बहुत अल्टरनेटिव डायग्नोसिस भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। इटियोलॉजी बहुत क्लियर है। आपके शरीर में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए, एडिमा क्रिएट करने के लिए, और क्या क्या होता है, ब्रेथलेसनेस क्रिएट करने के लिए एज अ रिजल्ट। कुछ अलग सी आप साउंड सुनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वीजिंग बोलते हैं, और रोंकाई। ये कैसी आती है साउंड? बिकॉज ऑफ व्हाट? जो एयरवे के अंदर लूमेन छोटा हो गया है। ठीक है, वो ल्यूमन छोटा होने के कारण क्या हो गया है कि वहां पर सीटियों जैसी आवाज आती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोंकाई। जब हम इसको किससे सुनते हैं? स्टेप से सुनते हैं। और जब हमको फील होता है या फिर दिखाई पड़ रहा होता है एज अ साइन, तो ये क्या होता है? इसको वीजिंग बोलते हैं। पेशेंट इज वीजिंग, वीजिंग इज अ साइन। और रोंकाई क्या है? जब आप उसको सुनते हैं। किन 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 चीजों से हो सकता है? एनवायरमेंटल फैक्टर, इनहेरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर, और जेनेटिकल वल्नरेबिलिटीज भी होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें वहां पर ट्रिगर करती हैं? एंटीजन आएगा वहां पर, टी लिम्फोसाइट, इंटरल्यूकिन्स, ये जो मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं ये आ जाते हैं, और एकदम से सर्ज होता है इनका, बहुत ज्यादा ये बढ़ जाते हैं, और फिर अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो प्रेसिपिटेट करते हैं, मीडिएटर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। अब क्या क्या इन्फ्लेमेशन करने वाले? हिस्टामीन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ये सब क्या होते हैं? ये वैसे तो ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, लेकिन जहां कहीं भी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है वहां पे क्या कर देते हैं? ये इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिगड़ी हुई इम्यूनिटी ही क्या है? एलर्जिक कंडीशंस है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे इसमें मीडिएशन कर रहे होते हैं। अगर आप इधर देखेंगे थोड़ा सा, एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स के अंदर, एलर्जेंस, इन्फेक्शन, माइक्रोब्स, पॉल्यूटेंट्स, एज, और बायोलॉजिकल रिस्क, ये सारी चीजें मिला करके ये यहाँ पर लोअर एयरवे की जो है इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। और इस टोटल रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं एटोपी। एलर्जी मीडिएटेड जो रिस्पॉन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एटोपी। तो एटोपिक अस्थमा हुआ। क्या चीज हुई? एटोपिक। ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं रिलेटेड किससे हैं? एटोपिक अस्थमा। एटोपी के कारण। एटोपी का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ व्हाट? एलर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर धीरे से वहां क्या क्या चीजें आ जाती हैं? परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन आता है। ठीक, और क्या होता है? एयरवे ग्रोथ हो जाती है एंड डिफरेंशिएशन होने लगती है। ठीक, आई समझ में? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, एयरवे नैरो हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सारी करने वाले कौन कौन लोग हैं? बिकॉज ऑफ एलर्जेंस वहां पे कुछ चीजें रहती हैं जो कि बढ़ जाती हैं, जैसे हिस्टामीन्स, जैसे
ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जैसे TNF, इंटरल्यूकिन्स, ये सब क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। लेकिन जहां इम्यूनिटी बिगड़ गई होती है वहां पे ये फिर इन्फ्लेमेशन क्रॉस करते हैं, और वही सारी चीजें जो आती हैं ऑल टुगेदर प्रेसिपिटेट करती हैं क्या? बहुत ज्यादा म्यूकस निकलने में, बहुत ज्यादा सांस लेने में इश्यू होने में, और ये क्या करती हैं? एस्थमेटिक कंडीशंस को प्रेसिपिटेट करती हैं। आई समझ में बात? इतनी पैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है? ज्यादातर इसकी मॉर्बिडिटी बहुत कॉमन क्रॉनिक डिजीज है, और मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया? मॉर्बिडिटी जो परेशानी क्रिएट करे, और मॉर्टेलिटी जिसके कारण जो है डेथ होना शुरू हो जाए, या जिसके कारण से बहुत ज्यादा मौतें होती है, वो मॉर्टेलिटी कहलाता है। फिर ये सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग समय के एज ग्रुप में बताई गई हैं। ज्यादातर इन्होंने बताया 80% ऑफ ऑल एस्थमेटिक पेशेंट्स आर ऑफ 6 years ऑफ एज। ज्यादातर ये चीजें एपिडेमियोलॉजी में देखी गई, और बॉयज के कंपैरिजन अगर किया जाए तो 14% बॉयज और 10% गर्ल्स इसके अंदर ज्यादा उसमें रहते हैं। ठीक है, ऐसा एक सर्वे हुआ था जिसमें 9.6 मिलियन चिल्ड्रंस को देखा गया, जिसमें 13.1% जो है, जो बच्चे थे वो एस्थमा से ग्रस्त पाए गए। ठीक है, तो ये सारा एपिडेमियोलॉजी जो नंबर है, जो डाटा है, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे पढ़ने के लिए। अब इश्यूज क्या क्या हैं पीडियाट्रिक एस्थमा के अंदर? बार बार स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, मिसडायग्नोज्ड होता है, एक्सेप्टेंस बड़ा बुरा लगता है लोगों को। ठीक है, हेट्रोजीनस डिजीजेस, बहुत सारे टाइप के इस तरह की चीजेस प्रेजेंट कर सकती हैं। कफ होगा, वीज होगा, पुअर पेशेंट एजुकेशन, अच्छे से पेशेंट समझता नहीं है और गड़बड़ दवाई भी ले सकता है, या फिर उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, और पेशेंट जो है उसको प्रॉपर जो है चीजें समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से बढ़ता जाता है, क्रॉनिसिटी की ओर बढ़ जाता है, और फिर धीरे से टिश्यू चेंजेस भी हो जाते हैं, और फिर वो वैसे ही बना रहता है। ओरल वर्सेस इनहेलेट, बहुत सारे मेडिसिन कैसे होते हैं? ओरल भी खाए जाते हैं इसके अंदर, और इनहेलेशनल भी होते हैं। तो ज्यादातर इनहेलेशनल मेडिसिन बहुत कम क्वांटिटी में प्रॉपर असर डालते हैं, लेकिन बार बार ओरल दवाएं दी जाती हैं, जिसके कारण चीजें और बिगड़ भी सकती, डोजेस भी ज्यादा हमको लगते हैं। फिर सही चीज जो है एडवाइस प्रॉपर नहीं होने के कारण भी ये धीरे धीरे पीडियाट्रिक अस्थमा बढ़ता जाता है, और बार बार नेबुलाइजेशन करने की वजह से भी ये चीजें बदलती जाती। फिर स्टीरॉइड्स का अगर प्रॉपर यूज होता है तो फिर ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन बार बार अगर स्टीरॉइड्स का यूज होने लग जाएगा तो भी ये जो है डिजीज को क्रोनिसिटी की ओर लेके जाता है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है? रिकरेंट वीजिंग होगी, और 2 मेन टाइप्स है जिसमें बार बार वीजिंग हो रही हो, और दूसरा है क्रॉनिक एस्थमा। ठीक है, बार बार जहां वीजिंग हो रही होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, और वायरल इन्फेक्शंस के ज्यादा कारण होता है, और क्रॉनिक एस्थमा जहां होता है वो एलर्जी मीडिएटेड हो जाता है। मतलब हम अगर बात करें तो 2 टाइप का एस्थमा आपको ज्यादा दिखता है। कौन कौन सा? एक इन्फेक्टिव ओरिजन और एक एलर्जिक ओरिजन। दोनों की काम करने का तरीका एक ही है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा है जहां को इनिशिएट करने वाला कौन है? इन्फेक्टिव वायरस है ना, बैक्टीरियल है। ठीक, और एक ऐसी जगह है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ये सारी चीजें होने की वजह से ये सारा क्या हो रहा है? क्रॉनिक प्रेजेंटेशन में आने लगता है। ठीक है, फिर कुछ एक चीजें और अस्थमा की रहती हैं कि चाइल्डहुड अस्थमा में कुछ चीजें कई बार ओबेसिटी की ओर के कारण भी बढ़ जाती हैं। एक छोटा सा फैक्टर वो भी आता है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इंफेक्शन, एलर्जी, और कुछ ग्रोथ में बढ़ने के कारण, ओबेसिटी के कारण बहुत कम परसेंटेज भी आपको मिलेगी। ठीक है, पैथोजेनेसिस, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसके अंदर, और ज्यादातर मीडिएट किससे होता है? सेलुलर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, स्पेशली एसिनोफिल्स के रिस्पॉन्स के कारण। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारी बार
हम लोग टेस्ट लिखते हैं एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक काउंट और सीबीसी के अंदर इस्नोफिलिया का काउंट, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट जब करते हैं तो इस्नोफिलिक परसेंटेज और एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक काउंट और आईजीई, ये 3 मीडिएटेड टेस्ट हम ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। जिससे हमको ये पता लगता है कि बच्चे के अंदर जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे सेल्स और भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मास्ट सेल, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। साइटोकिन्स बहुत सारे, जैसे इंटरल्यूकिन्स है, IL4, 5, 3 और कीमोकाइंस, एक्सोटॉक्सिन्स, ये सारी चीजें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड और सेल रिलेटेड जो है पैथोजेनेसिस को क्रिएट करने में, ठीक है। इंटरमिटेंट ड्राई कफिंग होगा, क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको पता है क्या क्या। ड्राई कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट टाइटनेस, इंटरमिटेंट नॉन फोकल चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स स्पेशली एट नाइट, ठीक। डे टाइम सिम्टम में ये सारी चीजें भी दिखाई पड़ सकती हैं। लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, माना कुछ चीजें, दौड़ना, भागना, ये सब भी चीजें रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और जनरल फटीग, ठीक है, और जल्दी थक जाना। वीजिंग और अस्थमा में डिफरेंस हमको जानना है, ठीक है। वीजिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इंफेक्शन की वजह से छोटे बच्चों में ज्यादा दिखता है, और मेनी ऑफ दीज जो है उसमें अगर वीजिंग हो रही है तो ज्यादा वीजिंग एक तरीके से कफ को निकालने के लिए जो है हो रहा होता है वहां पे। और एस्थमा वो धीरे धीरे कई बार कन्वर्ट हो जाए, तो ऑल द टाइप ऑफ वीजेस, जैसे बच्चे जो न्यू बॉर्न्स या वो रहते हैं, जो हमारे इन्फेंट्स रहते हैं, ज्यादातर हम देखेंगे कि माए यही आके कहती हैं कि सर छाती घड़घड़ाती रहती है, बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है। लेकिन हर एक वीजिंग या हर एक घड़घड़ाहट जो आपको सुनाई या दिखाई पड़ रही होती है, वो क्या नहीं है, वो एस्थमा नहीं है, वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कफ जो है आगे की तरफ बढ़ के निकलता है। दूसरा, इन्फेंट्स के अंदर एक समस्या रहती है कि कफिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से, और उनके सीलिया जो होते हैं लंग्स के अंदर, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कफ या स्पुटम जो है वो बाहर तरीके से नहीं निकल पाता है, और उसकी वजह से वो घड़घड़ाहट हमको सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर कई बार मसाज और इन सब से भी थोड़ा इफेक्ट होता है, ओके। तो ऑल द टाइप ऑफ वीजेस आर नॉट एस्थमा, ये हमको ध्यान रखना है। कफ और एस्थमा में क्या है, कंसिडर एस्थमा इन चिल्ड्रन विद रिकरेंट एपिसोड, अगर बार बार हो सकता है, बिना अस्थमा होने के बावजूद, या अस्थमा नहीं भी हुआ तो भी बार बार कफ के सिम्टम्स आ सकते हैं। नॉक्टर्नल अवेकनिंग बिकॉज ऑफ कफ एंड कफ दैट इज एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज, ये सब भी अस्थमा नहीं होता है, ठीक है। तो कफ आ सकता है, ठीक है। नॉक्टर्नली भी कफ अगर किसी को हो रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि अस्थमा ही हो, ठीक है। कफ मे बी द ओनली सिम्टम्स प्रेजेंट इन पेशेंट विद अस्थमा, तो कई बार केवल अस्थमा के केसेस के अंदर कफ भी बच्चों को बार बार हो रहा होता है, और कई बार रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं होते हैं, और हर कफ यानी हर खांसी अस्थमा नहीं, ये भी ध्यान रखना है। टिपिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो, एफेब्राइल एपिसोड होगा, बुखार नहीं आएगा, पर्सनल एटोपी, बहुत सारी चीजें उसको अलग अलग प्रकार, किसी को आंख से पानी निकलेगा, किसी को नाक से निकलेगा, किसी को डर्मेटाइटिस हो सकता है एटोपिक, और किसी को फूड एलर्जीज भी हो सकती है, ठीक है। तो फूड, स्किन, एटोपी तो अब क्लियर हो गया ना क्या समस्या है एटोपी। फिर फैमिली हिस्ट्री किसी की हो सकती है, नॉक्टर्नल एग्जासर्बेशंस मिल सकते हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी इंक्लूड इंड्यूस्ड सिम्टम होता है कि कोई भाग के गया नीचे तक और उसको फिर ये इस तरह के एपिसोड्स आ गए। ट्रिगर इंड्यूस्ड, भैया हम गए कहाँ, शिमला घूमने, बड़े अच्छे से घूमने गए, वहां ठंड पड़ने लग गई, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकती, ओके।
फिर सीजनल एग्जासर्बेशंस, ठीक, मौसम बदला, गर्मी से ठंडी की ओर, ठंडी से बरसात, या कोई भी अचानक चेंज हुआ, वहां पे भी ऐसा हो सकता है। और ब्रोंकोडायलेटर्स का जो है, जब भी ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं तो बहुत अच्छा आराम भी मिलता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर होते हैं फिर से वही समस्या आ जाती है। तो अस्थमा में मेन एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही आप ब्रोंकोडायलेटर देंगे बहुत बढ़िया रिलीफ आ जाएगा। तो ये टिपिकल फीचर्स होता है उसके साथ। अस्थमा डायग्नोसिस करने के समय दो तीन चीजें हमको देखनी पड़ती, जैसे कुछ मेजर क्राइटेरियाज हैं और कुछ माइनर क्राइटेरिया। क्या मेजर है क्या माइनर है जानना है? मेजर क्राइटेरियाज के अंदर सबसे पहले आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि पेशेंट जो है 2 से कितने साल का है और उसको कितनी बार एपिसोड वीजिंग के आ रहे हैं। तो अगर 4 से ज्यादा एपिसोड आ रहा है और बच्चा 2 से 3 साल का है, तो आप ये समझिए कि अस्थमा उसको हो सकता है। ठीक है, बार बार अगर उसको हो रहा है। इसके अलावा कुछ मेजर और कुछ माइनर क्राइटेरियाज को हमें लेना पड़ेगा, जैसे पेरेंट्स हो उसके अस्थमा के, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो रही हो, एरो एलर्जन हो, ठीक है, पॉलेन आसपास ज्यादा हो रहा है, गाजर घास, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सेंसिटिविटी हो। टू माइनर क्राइटेरिया इसमें से जितने दिए हुए हैं उसमें से कुछ हो, फूड की सेंसिटिविटी हो रही हो, पेरिफेरल इस्नोफीलिया हो रहा हो। इस्नोफीलिया के हमने बताया था कि आपको देखना पड़ेगा किसमें, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट में, ठीक है। फिर वीजिंग नॉट रिलेटेड विद इंफेक्शन, ठीक है, वहां इन्फेक्शन से रिलेटेड अमूमन मैंने बताया दो टाइप से अस्थमा प्रेसिपिटेट करता है, एक इन्फेक्शन और एक एलर्जी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वीजिंग किस कारण से हो रही है, ठीक है। चलो, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना है? तो एलएफटी लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री आप लोगों ने फिजियोलॉजी में देखा होगा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जानता हूँ। FEV1, बहुत सारे उसके अंदर वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये सब मेजर करते हैं, ठीक है। स्पायरोमेट्री उसके अंदर बड़ा हेल्पफुल होता है, जल्दी कहीं होता नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर हम बहुत चाहते हैं कि स्पायरोमेट्री हो, लेकिन स्पायरोमीटर या तो फ्री हो जाएगा या तो मिलता नहीं है, ठीक। फ्री कैसे हो जाएगा? या तो हम यहाँ भेज दें तो हो जाएगा, और या तो फिर कौन लेके बैठता है, वो जो चेस्ट और स्पेशलिस्ट होता है वो लेके बैठता है, बाकी जो पैथोलॉजीज हैं वो नहीं करती हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्पायरोमेट्री हो नहीं पाती ज्यादातर। चिल्ड्रन 6 years ऑफ एज से जो ऊपर रहते होंगे उसके अंदर आपका स्पायरोमेट्री ज्यादा फिजिबल होता है। छोटे बच्चों में स्पायरोमेट्री आप फूंक दे नहीं पाते हैं बच्चे, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाते। तो इसमें कुछ कुछ होता है। पीक एस्पिरेटरी मॉनिटर करना पड़ेगा, फ्लो। और रेडियोलॉजी के अंदर आपको जो है चेस्ट रेडियोग्राफ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड डायफ्राम आपको मिल सकता है, पेरिफेरल ब्रोंकियो थिकनिंग भी आपको मिल सकता है, और जो ब्रोंकोवेस्कुलर डायलेशंस हैं वो आपको मिल सकता है। आज एक केस बहुत अच्छा आया था, आप कल देखना उसको, जिसको कंसोलिडेशन हुआ है। अभी छोटा बच्चा है 2-3 महीने का, बहुत क्लियर कट है सिम्टम। आप इंटर्न लोगों से मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे। आज एक केस ऐसा आया था, ठीक है। तो ज्यादातर जो एस्थमा है वहां पर आपको हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा। कंसोलिडेशन इज द फीचर ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहां ब्रोंकोवेस्कुलर मार्जिन्स वो डायलेटेड मिलेंगे, किसमें? एक्सरे के अंदर, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं? वो है एलर्जी का टेस्ट कर सकते हैं। एलर्जी के भी टेस्ट बहुत सारे होते हैं, एलर्जेंस की कोई कमी तो है नहीं, ठीक। तो छोटा टेस्ट, बड़ा टेस्ट, ठीक, महंगे भी बहुत होते हैं, 7,000 का, 15,000 का। अब बड़ी बात है कि भाई चलो हमने जान लिया कि हमको इस चीज से समस्या है, ठीक है, लेकिन हम उसको जानने के बाद भी हम उसको कितना रोक पाएंगे, ये एक बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलो आप जानने के बाद आपने उसको थोड़ा यूज करना कम कर दिया, लेकिन कहीं बाहर गए कुछ गए तो फिर बढ़ सकता है। दूसरा, कुछ एलर्जी की सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया कि स्नोफिलिक काउंट, आईजी से भी पता लग जाती है, हाइपर सेंसिटिव कितना है परसेंट, तो वो भी हम देख सकते हैं।
मैंने बताया लंग फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीजें आप क्लिनिक के अंदर कर सकते हो। ठीक है, FEV1 लो रहेगा, ये सारे रेशियोज देखो दिए गए हैं। ब्रोंकियोडिलेटर पहले प्लेन किया जाता है, फिर ब्रोंकोडिलेटर के रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है सेम मेजर्स पे, जैसे टाइडल वॉल्यूम आपका, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें आपको दोनों तरीके से देखना होगा कि कितना लंग्स जो है ब्रोंकोडायलेटर को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। द कॉज ऑफ एस्थमा जो है वो हमको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वो इंड्यूस कर देते हैं अस्थमा को। ठीक है, तो इंड्यूसर्स हमको देखने पड़ेंगे उसके अंदर, और इसमें स्पेशली इंड्यूसर्स करते क्या है, वो एयरवे का हाइपर रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। अगर इंड्यूस कर रहा है तो ये लंबे समय तक रहेगा। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कॉमन इंड्यूसर्स? पॉलेंस हो सकते हैं, ग्रास, ट्रीज और वीड के। इसलिए आप देखोगे बसंत के और शरद के ऋतु के अंदर ज्यादा अस्थमा के प्रिपरेशन जो है प्रिसिपिटेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सीजन्स और हार्ड सीजन्स जो हमारे विंटर और समर रहते हैं। तो वहां पर कंपेरेटिवली तुमको कम अटैक्स मिलेंगे। फिर एनिमल के फर से भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, मोल्ड्स है ना, जो हमारी फंगस होती है उससे, और या फिर नमी है ना, ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, और हाउस होल्ड डस्ट या माइट। ठीक है, ट्रिगर्स, तो ये ट्रिगर कर देते हैं चीजों को, और ट्रिगर करने के बाद वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा म्यूकस निकलेगा, और इन्फ्लामेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एयरवे विल रिएक्ट मोर क्विकली टू द ट्रिगर्स अगर पहले से हाइपर वेंटिलेटेड है। ठीक है, तो कॉमन ट्रिगर्स क्या क्या है? स्मोक, वही है, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स ऑफ कार एंड ऑल। ठीक है, फिर डस्ट, इनहेल्ड इरिटेंट्स, केमिकल इन द एयर एंड फूड, वायरल इंफेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ज्यादातर चीजें जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं किस चीज के लिए? वो होते हैं जो प्रिसिपिटेट करता है, स्मोक, फ्यूम्स, केमिकल्स। कई बार आप एसिड से कुछ चीज साफ कर रहे होते हो, वो भी बड़ा प्रॉब्लम करता है। कोल्ड एयर, डस्ट, वायरल इन्फेक्शन, ये सारा भी चीजें क्रिएट करती है। और फिर कई बार एक्सरसाइज, इनहेल्ड इरिटेंट्स और इमोशनल अपसेट, हमें बहुत ज्यादा अचानक इमोशनल कुछ सेट हुआ, फिर एस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा शुड बी फॉलोइंग। क्या क्या करना है हमको? असेसमेंट करना पड़ेगा, फिर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी डिजीज की, एजुकेशन करना पड़ेगा भाई क्या क्या पेशेंट को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, कोमॉर्बिडिटीज कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशंस टू एड्रेस द पेशेंट नीड्स। ओके, एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एस्थमा मैनेजमेंट इज द, तो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा उसके अंदर आराम आएगा। क्या क्या करते हैं? तो ज्यादातर बीटा ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, और थियोफाइलिन जो ब्रोंकोडायलेट करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं एलोपैथी अमूमन, और कुछ ल्यूकोट्रीन जैसे हमने इंटरल्यूकिन बताए, उसी को मॉडिफाई करने के लिए मॉन्टेल्यूकास्ट आपने सुना होगा, उसको दिया जाता है। ठीक है, और निडोक्रोमिल, क्रोमोलिन, ये सारी चीजें मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं। तो देखा जाए तो डायरेक्टली अगर कोई हेल्प कर रहा होता है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि उसको रोकते हैं, या फिर उसको उसकी क्रॉनिसिटी या बहुत तेज जो बढ़ रहा होता है उसको रोक रहे होते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर ऊपर आपने देखा बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड थियोफाइलिन, और जो कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर रहे होते हैं वो स्टेरॉइड्स, और नॉन स्टेरॉइड्स के अंदर जो ल्यूकोट्रीन्स, जो स्टेबलाइजर जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट, या एंटीहिस्टामिनिक्स जैसे कि
जैसे कि सेट्रिजिन, सीपीएम, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमको देखना होता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स, क्रोमोलिन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और इसमें भी बहुत सारे इसके अंदर वो रहते हैं कि हमको क्या क्या इसमें चूज करना है एज पर द नीड। फिर सीवियरिटी कैसी हो सकती है, इंटरमिटेंट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप की क्रोनिसिटी हो सकती है, और उसकी के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। कंट्रोलर मेडिकेशंस हमको देना होता है अगर कब कब 4 से ज्यादा एग्जर्सर्वेशन हो रहे हो पर ईयर, या 2 एपिसोड्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स आपको 6 मंथ्स तक लगातार चले हो। ठीक है, और सॉल्ब्यूटामॉल आपको लगभग 2 हफ्ते तक चली हो, ट्वाइस अ वीक, या 2 वीक में 2 बार आपको लेने पड़ गए हो। तो ये सारी चीजें आपको, बहुत सारे इसके अंदर ब्यूडेनोसाइड आप ले सकते हो नेबुलाइजेशन के लिए। फिर फ्लूटिकासोन एक स्टेरॉइड आता है जो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, मॉन्टेल्यूकास, च्यूएबल टैबलेट्स आजकल ग्रेन्यूल्स में भी आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको यूज होती है। तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप का, 0 से 4 इयर्स में क्या क्या आपको करना है स्टेप वाइज, ये सारी। फिर 5 to 11 में बहुत सारे स्टेप्स ये आपको बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आप और स्टेरॉइड्स को ले सकते हो, तो बेक्लोमिथासोन, बीटामिथासोन, ब्यूडेनोसाइड, फ्लूटिकासोन, मेमेट्रासोन, ये सारी कई सारे, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिफ्लोजाकॉर्ड। ठीक है, ये सारी डिफ्लोजाकॉर्ड है, बेक्लोमिथासोन है, ये ज्यादा यूज होने वाले स्टेरॉइड्स है। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पांस रिव्यू और ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा इसका रिस्पांस आ रहा है। इनहेल्ड मेडिकेशंस के अंदर बहुत सारे आजकल यूज होते हैं, अ, जो वो रहते हैं, रेस्प्यूल्स लेते हैं, और उसके अलावा पंप्स लेते हैं, इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो है सॉल्ब्यूटामॉल के पंप्स चलते हैं फिक्स डोजेस के, और उसके अलावा आप स्टेरॉइड के मिक्स्ड, वो अगर सिम्टम बहुत ज्यादा है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये अलग अलग ड्रग डिलीवरी के तरीके हैं, क्या क्या आप कैसे कैसे देना है एज पर द नीड। ठीक है, ये पूरा चार्ट देखिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है, अभी इसमें कुछ चीजें आयुर्वेद की अपन और पढ़ेंगे। थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में और जान लेते हैं। तो ज्यादातर चीजें तो आपको वैसे पता लग गई कि एक्चुअली ब्रोंकियल अस्थमा हो क्यों रहा होता है। ठीक है, और हमें उसको आयुर्वेद के अंदर कैसे ठीक करना है, ये ज्यादातर तो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, ठीक। तो ब्रोंकियल अस्थमा, और अभी इन क्या क्या चीजें हम आयुर्वेद के अंदर उसके अंदर कर सकते हैं। तो आप श्वास 5 प्रकार की हैं, वो आप अच्छे से जानते हो, जिसके अंदर तमक श्वास जो है वो हमारे से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग तो आप समझ चुके हो। ठीक है, दोष इम्बैलेंस आप समझ रहे हो, तमक श्वास मेनली इसके अंदर हमारा संतमक प्रतमक दो श्वास होती है, जिसमें मेनली पैक्टिक जो कंसिडरेशन होता है वो तमक श्वास के अंदर बढ़ा होता मिलता है। ठीक है, तो वो दोष इम्बैलेंस हमको देखना होता है ज्यादातर तमक श्वास के अंदर, और वात और कफ दोषेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी आप समझ रहे हैं कैसे कैसे इसके अंदर होता है, कफ ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होता है, किसको रोकता है, वो वात को रोकता होता है। सिंपल है, और उसी हिसाब से आपको जो है चीजों का यूज करना है। ठीक है, चेंजेस जैसे मैंने बताया वही सारे चेंजेस हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो लाइट खोल दो।
श्वास श्वास जो है उसको हमको एक तरह से समझना होगा। 5 प्रकार का श्वास हो गया, जिसमें कौन कौन से श्वास होते हैं बताइए। बताओ, एक आदमी खड़े होके बताओ। बताओ प्रियांशु। महा, ऊर्ध्व, चिन्ह और क्षुद्र श्वास। बैठो। तो महा श्वास, महा, ऊर्ध्व, महा और हाँ, ये ऊपर के जो 3 श्वास है ये ज्यादातर क्योरेबल नहीं रहते और डिजीज की क्रॉनिसिटी और सीवियरिटी को ये बढ़ाते हैं। बढ़ी हुई कंडीशंस होती है। लेकिन जो एस्थमेटिक श्वास है ये स्पेशली किसके कारण रहता है? वो रहता है तमक श्वास के कारण। ठीक है, तो तमक श्वास के लिए चीजें अमूमन प्रतमक और संतमक श्वास जो है बताया गया है। तो जहां पर पैप्टिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है उसको प्रतमक श्वास बोलते हैं और उसकी वजह से वहां पर श्वास जो है बढ़ा हुआ हमको दिखाई पड़ता है और बहुत उसमें फीलिंग ऑफ हॉट फीलिंग इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक आयुर्वेद का स्पेशलिस्ट होकर के क्या क्या चीजें हमको तमक श्वास या ब्रोंकियल अस्थमा जो स्पेशली बच्चे आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तो सबसे पहले तो उसने बोल दिया तम के तु विरेचनम। ठीक। छिन्न श्वास तो आप वो सब समझ ही गए हो। क्षुद्र श्वास तो सिंपल है कि आप दौड़ के आए, थोड़ा श्वास बढ़ी, वो हो गया। और तमक श्वास, आपको तमक और ये श्वास समझ में आ रही, सीधा इट इज रिलेटेड विद द ब्रोंकियल अस्थमा। अब पेशेंट ने प्रेजेंट करना शुरू किया कि भाई, और उसी में एक श्वास और हमको डायग्नोस करनी होती है, कार्डियक जो है वो कैसा कार्डियक ब्रेथलेसनेस या कार्डियक डिस्निया या डिस्निया रिलेटेड टू द लंग्स, उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे बताइए। ब्रेथलेसनेस है, 2 प्रकार से प्रेसिपिटेट कर सकती है, एक ड्यू टू लंग्स, एक ड्यू टू कार्डियक ओरिजिन। कैसे करोगे? कोई भी एक बताइए, बताओ भाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक पेशेंट को कपड़े उतारने में भी श्वास या ब्रेथलेसनेस हो रही है तो ये कार्डियक ओरिजिन है। ठीक है, उससे क्या सवाल पूछना है कि क्या आपको कपड़े उतारने के समय भी ब्रेथलेसनेस महसूस होती है? तो बोले यदि हाँ तो इसका मतलब उसको कार्डियक इश्यूज है। और अगर उसको कपड़े उतारने से नहीं, चलने फिरने बैठने, मौसम चेंज होने, इन सब से हो रही है, तो फिर वो किसकी वजह से है? लंग रिलेटेड है। अब दूसरा हमको पूछना है क्लिनिकली कि भाई क्या मौसम बदलता है, समय बदलता है, टेम्परेचर बदलता है, आपको सांस होती है? तो ये बोलता है यस, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एटोपिक अस्थमा या श्वास के लक्षण है। ठीक है, तो इसके अंदर अब इतनी चीजें जानने के बाद बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं हम लोगों को, क्या क्या यूज करना होगा। तो एक तो उसको हमको यूज करना होगा एट पॉइंट ऑफ जो भी समस्या है वो देना होगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं भाई, अब देखो डोजेस का कम पूरा पूरा तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम मेडिसिन पे आते हैं डायरेक्ट। तो सीतोपलादी और तालिसादी कौन सा यूज करोगे? नॉर्मल श्वास काश है, नॉर्मल काश है, नॉर्मल ज्वर है, शायद कीटोप्लादी बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है, हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा तालिसादी। ठीक है, और तालिसादी के साथ हमको अगर नेक की सूदिंग भी करनी है और कफ को थोड़ा सा डाइल्यूट करना है तो मुलेठी विल बी द मोर बेटर चॉइस। दूसरा लक्ष्मी विलास रस। ठीक है, और उसके अलावा टंकण भस्म का यूज हमको करना होगा। टंकण भस्म छेदन करता है। ठीक, तो ये सारी चीजों का हमको योग बनाना पड़ेगा। इसको और पोटेंशिएट करने के लिए हम रस सिंदूर का यूज करते हैं। सीवियरिटी ज्यादा है, बड़ा बच्चा है, तो हम समीर पन्नग रस का रस सिंदूर की जगह यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि 2 साल के नीचे रस औषधियों का प्रयोग नहीं करना है। यह हम बहुत शुरुआती क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर, वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है,
और किस तरह से आप रस औषधियों का यूज करेंगे वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, चौथाई, आधा या पूर्ण मात्रा। तो यो आपको देखना पड़ेगा क्या आपको जो है बच्चे का कौन सा उसमें आपको समय चल रहा है उस हिसाब से बनाइए। डोजेज आपको डिसाइड करने हैं, ठीक। दवाएं हम बता सकते हैं। तो अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो आपको फिर समीर पन्नग रस आप यूज करते हैं, बच्चा बड़ा हो, बच्चा एडल्ट की साइड में हो, सीवियरिटी और ज्यादा है तो आप और दूसरा क्या ले सकते हैं बताइए। मल्ल सिंदूर भी यूज किया जाता है, ठीक है। ताल सिंदूर का त्वक विकार में यूज करते हैं और मल्ल सिंदूर का इधर यूज करते हैं। तो जितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है उतने इसकी तीक्ष्णता बढ़ती जा रही है, तो हमको सोच समझ करके ही यूज करना है, ठीक। दवाइयों का प्रयोग एक वैद्य या एक डॉक्टर के जो है वो विचार पे होता है, युक्ति पर होता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक। इसके अतिरिक्त आप प्रयोग कर सकते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा प्रयोग होता है वो है अर्जुन, ठीक है, ठीक है। तो जब आपकी को लंबे समय तक आराम देना हो तो आपको यूज करना होगा अर्जुन, ठीक। तो अर्जुन के काढ़े और ये सब चीजों को प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप ये योग बनाने के बाद की बात है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ अच्छे क्वाथ यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि कंटकारी क्वाथ है, ठीक। इसका यूज आप कर सकते हो, ठीक। इसके अतिरिक्त आपको यूज करना होगा कि कुछ विरेचन के लिए, जैसे तमकेतु विरेचन बोला गया है, तो हमको उस बात को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ विरेचनिक द्रव्यों का भी यूज करना होगा। तो आप हरित की लेहन का यूज स्वर्ण प्राशन के साथ कर सकते हो। हमने आपको बताया है कि एज पर नीड, एज पर यूज आप डिफरेंट औषधियों का लेहन कर सकते हो। जहां पे एलर्जी ज्यादा है वहां हरितकी को रिप्लेस करके आप हरिद्रा ले सकते हो, ठीक है ना। करते हैं हम, देखो सारी चीजों का प्रयोग कर ही रहे होते हैं। फिर आता है आपका अ, आगे हम और उसको कैसे यूज कर सकते हैं कि हम अब हमारा बच्चा ठीक है, ठीक, सिम्टम्स रिलीफ हो गए, लेकिन हमको अभी लंबे समय तक उसको आराम देना है तो हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे, ठीक। एक एक्यूट फेज ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट हो गया हमारा कंटिन्यूअस फेज। तो कंटिन्यूअस फेज का हमको कफ छेदन द्रव्यों में सबसे बढ़िया है विभीतकी के साथ, विभीतकी चूर्ण के साथ हम और यूज क्या करेंगे सेकेंड, वो है हरिद्रा खंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यूज करनी है, ठीक, अस्थमा के अंदर। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमको पेशेंट को जो है जो चरपरे या बहुत ऐसे खाने जो उसके मीडिएशन को बढ़ा दें उससे दूर रखना है, खासकर फास्ट फूड, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, बायोलॉजी बायोकेमिकल्स के एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। फिर हमको उसकी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस को बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या हम उसको कह सकते हैं, आप प्राणायाम करिए, ठीक। बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज है शंख बजाना, उन्हें शंख बजाने की प्रैक्टिस या फिर गुब्बारा फुलाने की प्रैक्टिस हमको करानी चाहिए। और बताइए और कोई चीज बच रही है इसके अंदर। तो एस्थमा इज मैनेज्ड, सम टाइम इट इज नॉट क्योर्ड। सो हमको ये ध्यान रखना होगा कि पेशेंट कई बार आयुर्वेद के पास आता है कि डॉक्टर साहब क्या ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो हमको उसको ये समझाना पड़ेगा दैट इट इज वेल मैनेज्ड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक। क्योंकि एलर्जी कई बार जो होती है वो लौट के आती है, ठीक। तो एलर्जी, एटोपी